उत्क्रमणीय रासायनिक विक्रियाओं के लिए लाशातीलीय नियम एक महत्वपूर्ण नियम है। ये नियम है क्या और फिर किन दशाओं में ये लागू होता है, उसके लिए पहले इस नियम को समझिए। हमने लिखा हुआ है, उत्क्रमणीय विक्रियाओं के साम्य पर यदि साम्य को प्रभावित करने वाले कारकों सांद्रता, ताप और दाब में परिवर्तन किया जाता है तो अभिक्रिया का साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर किए गए परिवर्तनों का प्रभाव निरस्त हो जाता है। मतलब क्या हुआ, अगर हम रासायनिक अभिक्रिया लें इन्हें रिवर्सिबल MV, इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई अभिकारी पदार्थ है, B उसका उत्पाद है, ये अग्र दिशा में चलने वाली क्रिया है। B कोई अभिकारी पदार्थ है, ये उसका उत्पाद है, ये पश्चिम दिशा में चलने वाली क्रिया है। N और M ये मोलों की संख्याएं हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब ये हुआ कि हम A पदार्थ से इस क्रिया को प्रारंभ करेंगे, इसकी कुछ मात्रा लेंगे। मात्रा को हम सांद्रता या मोलर सांद्रता के पदों में लेते हैं। तो यदि प्रारंभिक अवस्था में इसकी मोलर सांद्रता x मोल प्रति लीटर थी, x मोल प्रति लीटर थी, तो इस अभिक्रिया के लिए होने वाली जो आवश्यक दशाएं हैं, ताप दाब अगर लगाया जाता है तो फिर अभिक्रिया प्रारंभ होती है। तो जब अभिक्रिया प्रारंभ होगी तो B का उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। तो A की जो सांद्रता ली गई थी अब वो नहीं रह जाएगी, बदलेगी। इसका कारण ये है कि A से B का निर्माण प्रारंभ हो गया। तो जब B का निर्माण प्रारंभ हो गया तो ये A से ही प्रारंभ हुआ, तो A की सांद्रता में परिवर्तन आएगा। फिर B की सांद्रता बढ़ेगी, फिर कुछ समय बाद, चूँकि ये विक्रिया अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में चलती है, तो कुछ समय बाद जैसे ही B का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा, B से A का भी निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। मतलब एक दर से A से B का निर्माण हो रहा है, तो एक और दर से B से A का भी निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। प्रारंभ में B के निर्माण की दर अधिक होती है, A के निर्माण की दर कम होती है, लेकिन कुछ समय बाद B के निर्माण की दर घट जाती है, A के निर्माण की दर बढ़ जाती है। तो फिर इस अवस्था में हम एक ऐसे बिंदु की कल्पना कर सकते हैं या उसके बारे में सोच सकते हैं जिसमें A से B के निर्माण की दर यानी अग्राभिक्रिया की दर और B से A के निर्माण की दर यानी पश्चाभिक्रिया की दर समान हो जाती है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में वह अवस्था जिसमें दोनों अभिक्रियाओं अग्राभिक्रिया की दर और पश्चाभिक्रिया की दर दोनों समान हो जाती है, ये अवस्था रासायनिक साम्य अवस्था या सिंपल साम्य अवस्था कहलाती है। तो जब कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया अपने रासायनिक साम्य पर आ जाती है, जब अपने साम्य अवस्था पर आ जाती है, तो अभिक्रिया में अग्र और पश्च दिशा में जो भी पदार्थ है उनकी सांद्रताएं भी नियत हो जाती हैं, उनकी सांद्रताओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अगर हमने जो भौतिक कारक यहाँ लगाए, ताप दाब और सांद्रता, जब अभिक्रिया अपने साम्य पर आ जाती है तो यदि चाहे A की सांद्रता में वृद्धि की जाए या B की सांद्रता में वृद्धि की जाए, यानी अग्र दिशा में चलने वाली अभिक्रिया के लिए अभिकारी की सांद्रता बढ़ाई जाए या B उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन किया जाए, या फिर उत्पाद की पश्चिम दिशा में चलने वाले अभिक्रिया के लिए अभिकारी की सांद्रता में परिवर्तन किया जाए, या फिर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन किया जाए, या फिर जो ताप दाब नियत किया गया है जिस पर यह अभिक्रिया चल रही है उसमें कोई परिवर्तन किया जाए, तो फिर या तो अभिक्रिया अग्र दिशा में चलने लगेगी या फिर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में चलने लगेगी, लेकिन कुछ समय बाद फिर साम्य स्थापित हो जाएगा। तो पहली अवस्था में जो साम्य स्थापित हुआ
वो साम्य को प्रभावित करने वाले कारकों में परिवर्तन करने के बाद डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब इस तरह से हुआ कि या तो अभिक्रिया आगे चलने लगी, या अभिक्रिया में अग्र दिशा में चलने वाली अभिक्रिया की दर बढ़ गई, या फिर अभिक्रिया में पश्चिम दिशा में चलने वाली क्रिया की दर बढ़ गई। लेकिन कुछ समय बाद फिर से साम्य स्थापित हो गया। तो दोबारा साम्य स्थापित कैसे हुआ? क्या अभिक्रिया आगे चलने लगी या अभिक्रिया पश्चिम दिशा में चलने लगी? अभिक्रिया अग्रगामी हो गई या अभिक्रिया पश्चिमगामी हो गई? ठीक है, तो ये वो चीज़ जो है इस लाशातेलिए में लिखा हुआ है कि इसका मतलब ये हुआ कि साम्य अवस्था वो लक्षण है जो एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया प्राप्त करने का हमेशा प्रयास करती है। ठीक है, तो फिर साम्य अगर विस्थापित हुआ, साम्य यदि डिस्टर्ब हुआ तो अभिक्रिया फिर अग्र अथवा पश्चिम दिशा में गई, फिर से साम्य स्थापित हुआ। तो लाशातेलिए के नियम में यही बात कही गई कि फिर से साम्य स्थापित होने के लिए क्या अभिक्रिया अग्रगामी हो गई या अभिक्रिया पश्चिमगामी हुई? क्या अभिक्रिया अग्र दिशा में चलने लगी या अभिक्रिया पश्चिम दिशा में चलने लगी? तो लाशातेलिए नियम को और अधिक समझने के लिए विभिन्न उदाहरण लिए जाएंगे। इन उदाहरणों में हम एक उदाहरण ले रहे, अभिक्रिया ए रिवर्सिबल बी और प्लस ऊष्मा। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए रिवर्सिबल बी प्लस एक्स किलो कैलोरी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए रिवर्सिबल बी कामा डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस एक्स किलो कैलोरी। ये फिर हम अभिक्रिया लें, ए रिवर्सिबल बी माइनस ऊष्मा या ए रिवर्सिबल बी माइनस एक्स किलो कैलोरी या ए रिवर्सिबल बी कामा डेल्टा एच बराबर प्लस एक्स किलो कैलोरी। ठीक है, हमने अभिक्रिया ली ए रिवर्सिबल बी प्लस ऊष्मा, ए रिवर्सिबल बी प्लस ऊष्मा। इस अभिक्रिया को हम पढ़ सकते हैं कि ए का 1 मोल अग्र दिशा में बी के 1 मोल का निर्माण कर रहा है, या फिर बी का 1 मोल पश्चिम दिशा में 1 मोल ए का निर्माण कर रहा है। हम ए और बी के मोलों की संख्या ले रहे हैं, फिर प्लस करके ऊष्मा लिखी गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। फिर इसी अभिक्रिया में हम ऊष्मा की वैल्यू को भी लिख सकते हैं। हमने वैल्यू लिखी x किलो कैलोरी। हम मात्रक को भी, ऊष्मा की मात्रक को बदल करके भी लिख सकते हैं, जूल किलो जूल एक्सेट्रा में। तो अगर हम डायरेक्ट ऊष्मा न लिखें तो हम इंथैल्पी परिवर्तन के लिए भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच बराबर। अब डेल्टा एच बराबर जो है वो प्लस में भी हो सकता है, वो माइनस में भी हो सकता है।
तो इस अभिक्रिया के लिए ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है वहाँ इंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच ऋणात्मक लिखा जाएगा, और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती, ऊष्मा का अवशोषण होता है, वहाँ इंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक के रूप में लिखा जाता है। मतलब क्या अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, क्या अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित हो रही है। तो ऊष्मा अवशोषण या ऊष्मा उत्सर्जन के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की हो जाती हैं। एक अभिक्रिया जो है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया जो कहलाती है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। यानी एक अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी, यानी जिसमें कि ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित होती है, या फिर जिसका इंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच जो है वो ऋणात्मक होता है, नेगेटिव। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, या फिर डेल्टा एच उसका धनात्मक होता है। तो ऊष्मा अवशोषण या उत्सर्जन के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की हो गई। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की पहचान ये होगी कि अभिक्रिया में दाहिने साइड प्लस करके ऊष्मा लिखी जाएगी, या फिर डेल्टा एच का मान ऋणात्मक के रूप में लिखा जाएगा। लेकिन अभिक्रिया में यदि दाहिने पक्ष में ऊष्मा ऋणात्मक के रूप में लिखी गई या डेल्टा एच का मान धनात्मक लिखा गया तो वो फिर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी। मतलब हम रिएक्शन लिख रहे ए रिवर्सिबल बी प्लस ऊष्मा, ए रिवर्सिबल बी प्लस ऊष्मा, यह अग्र दिशा में चलने वाली अभिक्रिया है। तो फिर अग्र अभिक्रिया के में ऊष्मा के आधार पर अग्र अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। लेकिन अगर बैकवर्ड के रूप में इसको पढ़ा जाए तो फिर ऊष्मा जो है साइड चेंज होगी, तो वो हो जाएगी बी रिवर्सिबल ए माइनस ऊष्मा, बी रिवर्सिबल ए माइनस ऊष्मा। जब साइड चेंज होगा तो साइन भी चेंज हो जाएगा। तो फिर अग्र दिशा में यह अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। लेकिन पार्श्व बैकवर्ड डायरेक्शन में पश्चिम दिशा में यह अभिक्रिया एंडोथर्मिक हो जाएगी। तो अब ये अभिक्रिया किसी निश्चित ताप दाब पर चल रही है, और ये अभिक्रिया अपने सामने पर है। अब इस अभिक्रिया के सामने पर यदि हम सांद्रता में परिवर्तन करते हैं तो सांद्रता में परिवर्तन का क्या मतलब है? क्या हम अभिक्रिया के सामने पर ए की सांद्रता बढ़ा रहे, यानी ए की और अधिक मात्रा मिला रहे, क्या बी की और अधिक मात्रा मिला रहे, या फिर दोनों ए और बी में से किसी को हटा ले रहे? ठीक है, ये तीन स्थितियाँ मिलती हैं। तो यदि किसी की मात्रा को हम हटा लेते हैं, यानी वो पदार्थ अभिक्रिया से पृथक कर ले रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि वो अभिक्रिया अपने पूर्णता पर आ गई, वो अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। अब जिसे हैबर विधि द्वारा हम अमोनिया का निर्माण करते हैं, रासायनिक समीकरण लिखते हैं N2 + 3H2 रिवर्सिबल टू NH3, N2 + 3H2 रिवर्सिबल टू NH3। और एक निश्चित टाइम इंटरवल पर अगर अमोनिया को हम उसमें से पृथक करते जा रहे तो वो अभिक्रिया इसका मतलब पूर्ण हो रही है।
ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाओं पर हम लाशातलीय नियम को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो एक्सप्लेनेशन उनका नहीं होगा इस बार। तो दो अवस्था बचती है, क्या हम किसी पदार्थ की सांद्रता बढ़ा रहे या नहीं बढ़ा रहे हैं। तो हम अग्र अभिक्रिया में ए रिवर्सिबल बी है, बी का निर्माण हो रहा है ए के द्वारा, तो क्या हम ए और अधिक मिला रहे हैं या बी और अधिक मिला रहे हैं, जबकि ये अभिक्रिया अपने सामने पर है। तो सीधी सी बात है कि यदि हम एक और अधिक मात्रा में मिलाते हैं तो बी का और अधिक निर्माण होगा। ये सीधी सीधी बात है। यदि ए की सांद्रता में वृद्धि की जाती है तो बी और अधिक बनेगा, और बी और अधिक बना तो इसका मतलब ये हो गया कि अभिक्रिया अग्र दिशा में गई। ठीक है, इसी तरह से यदि अभिक्रिया के सामने पर बी की सांद्रता में परिवर्तन किया, बी की सांद्रता बढ़ाई जाती है, हम किसी की सांद्रता घटाएंगे नहीं, तो यदि बी की सांद्रता में वृद्धि की जाती है तो स्पष्ट है कि ए का निर्माण बढ़ेगा, ए और अधिक बनेगा। जब ए और अधिक बनेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि साम्य को स्थापित करने के लिए अभिक्रिया पश्चगामी हो जाएगी या साम्य पश्चगामी होगा। तो सांद्रता परिवर्तन की जो पहली स्थिति बनती है, सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव में यदि अभिकारी की सांद्रता वृद्धि करते हैं, की जाती है, तो उत्पाद और अधिक बनेगा। ठीक है, तो अब अगर हम अभिक्रिया ले लें PCl5 रिवर्सिबल PCl3 प्लस Cl2, तो अभिक्रिया के साम्य पर यदि PCl5 की सांद्रता बढ़ाई जाती है तो PCl3 और Cl2 का और अधिक निर्माण होगा, और अधिक निर्माण होगा। मतलब अभिक्रिया अग्रगामी होगी, अग्रगामी होगी। तो फिर अनुकूल दशा इस अभिक्रिया के लिए होगी, अनुकूल दशा वो होगी PCl5 की अधिक सांद्रता, ये स्थिति हुई। तो मतलब ये है कि इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, एक अनुकूल दशा हो गई और एक अग्रगामी हुआ। अग्रगामी का मतलब अग्र दिशा में, अनुकूल दशा का मतलब ये हुआ कि वो दशा जिसमें अभिक्रिया अग्र दिशा में जाती है, यानी वह कंडीशन जिसमें अभिक्रिया में उत्पाद का अधिक से अधिक निर्माण होता है, ये अनुकूल दशा कहलाएगी। अगर बैकवर्ड में जाती है तो ये अभिक्रिया के लिए प्रतिकूल दशा होगी। तो एक कॉमन चीज़ ये होगी कि दी गई अभिक्रिया में यदि सांद्रता में हम वृद्धि करते हैं, तो अभिकारी की सांद्रता बढ़ाई जाती है तो और अधिक उत्पाद का निर्माण होगा, फिर अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। अब साम्य पर दाब का प्रभाव समझा जाएगा। साम्य पर दाब का प्रभाव, हम अभिक्रिया ले रहे इरिवर्सिबल बी, हम अभिक्रिया ले रहे
2A रिवर्सेबल B। फिर हम अभिक्रिया ले रहे हैं A रिवर्सेबल 2B। ये 3 अभिक्रियाएँ हैं। पहली अभिक्रिया A रिवर्सेबल B है, दूसरी अभिक्रिया जो है 2A रिवर्सेबल B है, तीसरी अभिक्रिया A रिवर्सेबल। हम इन अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। एक अणु B का निर्माण करता है अग्र दिशा में, 1 मोल A से अग्र दिशा में 1 मोल B का निर्माण होता है। एक आयतन A से अग्र दिशा में 1 आयतन B का निर्माण होता है। यानी अभिक्रिया को हम अणु के रूप में, मोल के रूप में, आयतन के रूप में पढ़ सकते हैं। इस दूसरी अभिक्रिया को हम पढ़ सकते हैं 2 मोल A से अग्र दिशा में 1 मोल B का निर्माण हो रहा है, या 2 आयतन A से अग्र दिशा में 1 आयतन B का निर्माण हो रहा है। तीसरी अभिक्रिया को हम पढ़ सकते हैं 1 मोल A से अग्र दिशा में 2 मोल B बन रहा है, या 1 आयतन A के द्वारा अग्र दिशा में 2 आयतन B का निर्माण हो रहा है। हम दाब के प्रभाव को लेंगे, तो फिर दाब को हम आयतन से रिलेट करें या फिर दाब को हम मोलों की संख्या से रिलेट करें, तो हम ये पाते हैं बॉयल के नियम से P प्रोपोर्शनल टू 1/V। और गैस समीकरण में हम लिखते हैं PV इज इक्वल टू nRT। तो फिर अगर दाब को हम नियत कर दें तो हमारा RT तो नियत है ही, तो V प्रोपोर्शनल टू N हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि यदि हम दाब बढ़ाते हैं तो अगर हमको साम्य बनाए रखना है तो फिर हमको पुरानी पोजीशन पर आना पड़ेगा। तो अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो फिर साम्य बनाए रखने के लिए हमको आयतन घटाना पड़ेगा। ठीक है, यदि हम दाब घटाते हैं तो हमको साम्य को बनाए रखने के लिए, यदि दाब घटाते हैं तो साम्य को बढ़ाए रखने के लिए हमको आयतन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, हम मोलों की संख्या से इसको जोड़ दें। यदि हम दाब बढ़ाते हैं तो फिर आयतन घटेगा, और चूँकि आयतन मोलों की संख्या के प्रोपोर्शनल में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, तो फिर मोलों की संख्या भी घटेगी। यदि दाब हम घटाते हैं तो फिर आयतन मोलों की संख्या बढ़ेगी। हम ये चाहते हैं कि अभिक्रिया के साम्य पर दाब संबंधित जो भी परिवर्तन किया जाए इस तरह से किया जाए कि अभिक्रिया के साम्य में कोई परिवर्तन न होने पाए। तो साम्य तो निश्चित रूप से बदलेगा, लेकिन कुछ समय बाद फिर से स्थापित हो जाएगा। तो कुछ समय बाद फिर से स्थापित होने का मतलब ये हुआ कि जो प्रभाव उत्पन्न हुआ, अभिक्रिया अग्र अथवा पश्चिम दिशा में जाकर के उस प्रभाव को निरस्त करती है। तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि क्या अभिक्रिया इस प्रभाव को निरस्त करने के लिए अग्र दिशा में जा रही है या फिर पश्चिम दिशा में जा रही है। तो हमको समीकरण को आयतन या फिर मोलों की संख्या के रूप में पढ़ना पड़ेगा। तो पहला समीकरण हमारा है A रिवर्सेबल B। यहाँ A के मोलों की संख्या 1 है और B के भी मोलों की संख्या 1 है। यहाँ A का 1 मोल है, यहाँ B का भी 1 मोल है। हम आयतन के रूप में ले लें तो ये 1 आयतन ये हुआ, यहाँ भी आयतन के रूप में ले लें तो ये भी 1 आयतन हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इस अभिक्रिया में अग्र और पश्चिम दिशा में मोलों की संख्या अथवा आयतन में कोई परिवर्तन नहीं है। तो चूंकि यह अभिक्रिया आयतन परिवर्तन से मुक्त है, इसलिए इस अभिक्रिया पर साम्य पर दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कारण ये अभिक्रिया आयतन और मोलों की संख्या में परिवर्तन से मुक्त है। दूसरी अभिक्रिया देखें, यहाँ 2 मोल है और यहाँ 1 मोल है। फिर आयतन के रूप में लें तो ये 2B हो गया, ये 1B हो गया।
मतलब ये हुआ कि यदि हम दाब बढ़ाते हैं तो फिर साम्य उस दिशा में जाना चाहिए जिधर आयतन घटता हो। हम अभिक्रिया को पढ़ करके निकालेंगे कि आयतन किस दिशा में घटा। तो चूंकि B का आयतन और मोलों की संख्या कम है, इसका मतलब अभिक्रिया अग्र दिशा में अगर जाती है तो दाब बढ़ाने से जो प्रभाव उत्पन्न हुआ था वो निरस्त हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया कि इस अवस्था में दाब वृद्धि पर अभिक्रिया अग्रगामी होगी। ये हो गया। अब इसमें 1 मोल A, 2 मोल B का निर्माण करता है, यानी एक आयतन A से 2 आयतन B बना। तो यदि हम यहाँ दाब घटाते हैं, यदि इस तीसरी समीकरण में हम दाब घटाते हैं तो दाब घटाने का मतलब ये हुआ कि फिर अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर आयतन या मोलों की संख्या बढ़ेगी। तो चूँकि अग्र दिशा में मोलों की संख्या आयतन बढ़ रही है इस तीसरी अभिक्रिया के लिए, इसलिए जो अनुकूल दशा होगी दाब के लिए, यहाँ कम दाब होगा। तो हमारे पास 3 अभिक्रियाएँ मिल गई। एक ये अभिक्रिया होगी, ये दूसरी अभिक्रिया होगी और ये तीसरी अभिक्रिया होगी। तो पहले अभिक्रिया दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। दूसरी अभिक्रिया ये होगी कि अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर आयतन या मोलों की संख्या घटेगी, यानी अग्र दिशा में। तो फिर अनुकूल दशा जो होगी दाब के आधार पर, अनुकूल दशा जो होगी वो अधिक दाब होगा। अधिक दाब मतलब अगर दाब अधिक करते हैं तो B का अधिक निर्माण होगा। और तीसरी जस्ट उसके विपरीत हो जाएगी, यानी अनुकूल जो दशा यहाँ मिलेगी वो कम दाब की होगी। तो ये स्थिति है। इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि अभिक्रिया के साम्य पर दाब में अगर परिवर्तन किया जाता है तो ला-शातिलीय नियम का पालन किस प्रकार से होगा। तो सांद्रता परिवर्तन हो गया, दाब परिवर्तन हो गया। अब ताप परिवर्तन पर जाएंगे। ताप परिवर्तन का प्रभाव, हमने 2 अभिक्रियाएं ली थी, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की पहचान थी इरिवर्सिबल B प्लस ऊष्मा या फिर इरिवर्सिबल B कामा डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस ऊष्मा। ये ऊष्माक्षेपी विक्रिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस ताप पर भी ये विक्रिया हो रही है उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। मतलब क्या हुआ कि यदि हम अभिक्रिया के साम्य पर ताप में वृद्धि करते हैं, अभिक्रिया के साम्य पर ताप में वृद्धि करते हैं तो फिर और अधिक ऊष्मा निकलेगी। हम ये चाह रहे हैं कि जितनी ऊष्मा निकल रही थी उतनी ही ऊष्मा निकले, उससे और अधिक ऊष्मा न निकले। सपोज कीजिए इसमें 400 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, तो यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो और अधिक ऊष्मा उत्सर्जित हो गई। सपोज कीजिए वो 430 हो गई, तो जो 30 किलो कैलोरी ऊष्मा हुई उसके कारण ये डिस्टर्ब हो गया इसका सामने।
तो फिर शाम में फिर से स्थापित हो जाए तो जो 30 किलो कैलोरी की एक्स्ट्रा ऊष्मा जा रही है वो अवशोषित हो जाए, वो अवशोषित हो जाए। अब हमको ये पता लगाना है कि अवशोषण क्या अग्र दिशा में होगा या पश्च दिशा में होगा। तो इस अभिक्रिया से ही इसका पता लगेगा। अग्र दिशा में यहाँ ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है तो निश्चित सी बात है कि पश्चिम दिशा में ऊष्मा अवशोषित होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बढ़ रहे दाब का प्रभाव निरस्त तभी होगा जब अभिक्रिया बैकवर्ड जाएगी, पश्चिम दिशा में जाएगी। तो जब पश्चिम दिशा में जाएगी तो इसका मतलब ए का और अधिक निर्माण होगा। तो जब ए का और अधिक निर्माण होगा तो जाहिर सी बात है अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि साम्य पर ताप वृद्धि तो ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा का अवशोषण होगा। फिर अवशोषण पश्चिम दिशा में, इसलिए साम्य पश्चगामी होगा, इसलिए साम्य पश्चगामी होगा। तो फिर अभिक्रिया की जो अनुकूल दशा होगी, अभिक्रिया की जो अनुकूल दशा होगी, अनुकूल दशा का मतलब हमको उत्पाद अधिक चाहिए तो फिर ताप कम करना पड़ेगा। तो ये मुख्य बात है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड दिशा में जाए, अनुकूल दशा में जाए, इसका मतलब है तो फिर हमको कम ताप पर ये क्रिया लेनी पड़ेगी। तो अगर हम इसके ठीक उल्टा चलें ऊष्मा क्षेपी विक्रिया के लिए, ऊष्मा शोषी, हम ले रहे ए रिवर्सिबल पी माइनस ऊष्मा, या फिर एंथैल्पी परिवर्तन के लिए लेंगे ए रिवर्सिबल पी कामा डेल्टा एच इज इक्वल टू प्लस ऊष्मा, है ना। तो फिर क्या होगा, यदि हम ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ती करते, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ऊष्मा उत्सर्जन, और उत्सर्जन अग्र दिशा में, अग्र दिशा में उत्सर्जन, तो फिर अभिक्रिया अग्रगामी, अभिक्रिया या अभिक्रिया का साम्य अग्रगामी। तो फिर अनुकूल दशा जो हो गई, अनुकूल दशा वो अधिक ताप की हो गई, अधिक ताप। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर अभिक्रिया एक्सोथर्मिक है तो हमको ताप कम करना पड़ेगा अनुकूल दशा के लिए, और यदि एंडोथर्मिक है तो फिर हमको ताप अधिक लेना पड़ेगा, तब अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। तो ये स्थिति होगी। अभिक्रिया के साम पर हम सांद्रता परिवर्तित करते हैं, दाब परिवर्तित करते हैं, ताप परिवर्तित करते हैं, तो फिर अभिक्रिया अग्रगामी होगी, साम्य अग्र दिशा में जाएगा, पश्चिम दिशा में आएगा। फिर अभिक्रिया के लिए अनुकूल दशा क्या होगी। कुछ और कारक हैं जैसे अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, का प्रभाव। मतलब क्या हुआ, हम अभिक्रिया ले रहे ए रिवर्सिबल बी, ये सब ये अभिक्रिया अपने साम्य पर है। जब ये अपने साम्य पर आती है तो हम इसमें अक्रिय गैस मिला देते हैं। तो इसका प्रभाव क्या होगा,
प्रभाव ये होगा कि गैस मिले तो गैस का आयतन बढ़ेगा, फिर जिधर आयतन बढ़ेगा साम्य या अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होगी। क्लियर? यानी इरिवर्सिबल की अभिक्रिया है। इरिवर्सिबल भी जब ये अपने साम्य पर आती है तो हम इसमें अक्रिय गैस मिलाते हैं। तो जब अक्रिय गैस मिलाएंगे तो उसका प्रभाव ये होगा कि आयतन बढ़ेगा। फिर आयतन बढ़ने का मतलब ये हुआ कि अग्र और पश्च दिशा में जिधर भी आयतन बढ़ता है साम्य उस दिशा में विस्थापित हो जाए। लेकिन अक्रिय गैस मिलाने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। क्या हम अक्रिय गैस निश्चित या नियत आयतन पर मिलाते हैं या फिर नियत दाब पर मिलाते हैं? ये दो कंडीशन है। क्या हम स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस मिला रहे हैं या स्थिर दाब पर? तो अगर स्थिर आयतन पर गैस मिला रहे तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो फिर साम्य अप्रभावित रहेगा। साम्य अप्रभावित रहेगा। क्लियर? लेकिन अगर हम स्थिर दाब पर मिलाते हैं तो फिर यहाँ बात ये आ जाएगी कि फिर आयतन बढ़ेगा और जिधर आयतन बढ़ेगा साम्य उस दिशा में जाएगा। तो अब हमारे पास समीकरण एक ये हो गया इरिवर्सिबल वही। इसमें एक मोल ए है, एक मोल बी है, एक आयतन ए है, एक आयतन बी है। अभिक्रिया आयतन परिवर्तन से मुक्त है। अभिक्रिया आयतन परिवर्तन से मुक्त है। तो यदि अगर हम नियत ताप पर अक्रिय गैस मिलाते हैं तो आयतन बढ़ेगा, लेकिन यहाँ आयतन नियत है, इसलिए अभिक्रिया के साम्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम स्थिर दाब पर मिलाते हैं तो फिर अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर आयतन में वृद्धि होगी। तो चूँकि यह अग्र और पश्चिम दिशा में आयतन में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए इस अभिक्रिया के लिए चाहे नियत आयतन पर अक्रिय गैस मिलाया जाए चाहे नियत दाब पर अक्रिय गैस मिलाया जाए, साम्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम अभिक्रिया लें N2+3 रिवर्सेबल 2NH3, यहाँ एक आयतन है, यहाँ 3 आयतन है, कुल मिलाकर ये 4 आयतन है, यहाँ 2 आयतन है। तो अगर स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस मिलाते हैं तो साम्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन स्थिर दाब पर अगर अक्रिय गैस मिलाते हैं तो फिर आयतन बढ़ेगा। फिर आयतन बढ़ने का मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया पश्च दिशा में विस्थापित होगी, यानी बजाय अमोनिया का निर्माण होने के अमोनिया के वियोजन से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का और अधिक निर्माण होगा। फिर एक और प्रभाव है, वो है उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव, फिर उत्प्रेरक वो पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। ये या तो अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है या फिर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो अगर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है तो वो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है, घटाता है तो ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। लेकिन उत्क्रमणीय विक्रिया में दो अभिक्रिया हैं, एक अग्र दिशा में चलने वाली, एक पश्चिम दिशा में चलने वाली। तो यदि धनात्मक उत्प्रेरक लिया जाता है तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा, तो जितने रेट से अग्र अभिक्रिया बढ़ेगी उसी रेट से पश्च अभिक्रिया बढ़ेगी। इसलिए अभिक्रिया के साम्य पर उत्प्रेरक की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर ऋणात्मक उत्प्रेरक लिया तो RF और RB समान रूप से घटेंगे, इसलिए
साम्य पर उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये स्थिति होगी तो हम समझते हैं कि विभिन्न उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पर के साम्य पर सांद्रता, दाब, ताप, अक्रिय गैस और फिर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको आप डिटेल में समझ सकते हैं। विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं का आप उदाहरण लीजिए और इस सिद्धांत के आधार पर, इस समझने के आधार पर अभिक्रिया के लिए अनुकूल दशा निर्मित कीजिए। तो ये संपूर्ण बात हो गई ला शातेलीय नियम।